तो हेलो गाइस। तो फाइनली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी फर्स्ट लेक्चर जो रहेगी आपकी इकोनॉमिक्स के ऊपर। उससे पहले हम थोड़ा सा मेरे बारे में जान लेते हैं। तो ये मेरी प्रोफाइल है और मैंने ये लेक्चर सीरीज़ स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन की है जो IBPI एग्ज़ाम कई बार दे चुके हैं बट किन्हीं रीजंस की वजह से वो क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, सिलेबस थोड़ा सा चेंज हुआ है, उसके बाद से लोगों को डिफ़िकल्टीज आ रही हैं वो क्रैक करने में। मेरे पास कई सारी रिक्वेस्ट आई थी, इसके बाद मैंने ये लेक्चर सीरीज़ लेने का डिसाइड किया है। तो आगे बढ़ते हैं। बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स इन वैल्यूएशन कॉन्टेक्स्ट। तो इस लेक्चर को लेने के बाद आप इकोनॉमिक्स के बारे में जान जाएंगे जो कि स्पेशली वैल्यूएशन के कॉन्टेक्स्ट में हमको ज़रूरी होती है। हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की, जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हम समझेंगे कि स्कैसिटी, वांट, एक्सचेंज एंड चॉइस क्या होती है। देन सम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको ज़्यादातर लोग स्किप कर देते हैं बट हम यहाँ पे पढ़ेंगे, वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, PPF जिसको हम बोलते हैं। ये एक तरह का ग्राफ होता है, के बारे में हम आगे जानेंगे। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं आज। तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन वांट्स, एफर्ट्स एंड सेटिस्फेक्शन। तो इकोनॉमिक्स जो है तो हम ये तीन चीज़ें पढ़ते हैं कि ह्यूमन की वांट्स क्या है, एफर्ट क्या है उसको पाने के लिए ह्यूमन की वांट्स को, और जब हम वो चीज़ पा लेते हैं तो उससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो इसकी स्टडी को हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। जब हम पढ़ते क्या है बेसिकली, इसमें हम ये पढ़ते हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज के बाद हमें अपनी जो अनलिमिटेड वांट्स हैं वो कैसे सेटिस्फाई करनी है, क्योंकि रिसोर्सेज तो हमारे पास लिमिटेड है पर जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। तो हम रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज करते हैं ताकि हमारी वांट्स फुलफिल हो पाए। और वैल्यूएर्स पॉइंट ऑफ व्यू ये हमें एनालाइज करने में मदद करता है लैंड यूज़ को, डिमांड एंड सप्लाई को एंड कॉस्ट बेनिफिट को। ठीक है, तो लैंड तो हमारे पास लिमिटेड है पर उसका जो यूज़ केस है वो अलग अलग हो सकता है। कोई चाहता है उस पर रेसिडेंशियल बिल्डिंग बिल्ड करना, कोई चाहता है रेसिडेंशियल की जगह कमर्शियल बिल्डिंग बिल्ड करना। तो सबके अपने अपने यूजेस होते हैं, उसके हिसाब से वो रिसोर्सेज को यूज़ करता है। इकोनॉमिक्स में हम यही सब स्टडी करते हैं। प्रोवाइड्स फाउंडेशन फॉर प्रॉपर्टी वैल्यूएशन डिसीजन। तो इकोनॉमिक्स हमें स्टडी करने से फ़ायदा क्या होता है, जो हमारा डिसीजन होता है उसको हम ज़्यादा कॉन्फिडेंटली ले पाते हैं इकोनॉमिक्स को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, इसको हम आगे और भी समझेंगे। तो वेरियस डेफिनेशंस हैं जो टाइम टू टाइम अलग अलग लोगों ने दी हैं, जिसमें से हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं वो ये चार हैं, और इसके बाद कुछ मॉडर्न डेफिनेशंस और भी हैं। तो वो इतनी रिलेवेंट नहीं थी, तो मैंने जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो यहाँ पे लिस्ट की हुई हैं। इन्हीं के बारे में हम आगे और भी स्टडी करेंगे। इसमें एडम स्मिथ की डेफिनेशन है, अल्फ्रेड मार्शल की है, लियोनल रॉबिन्स की डेफिनेशन है, और कुछ मॉडर्न व्यूज़ हैं इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन के ऊपर। तो हम इन सभी की डेफिनेशन पढ़ेंगे क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट हैं और पूछ जाते हैं टाइम टू टाइम। तो फर्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है वो एडम स्मिथ की डेफिनेशन है। इन्होंने जो फोकस किया था वो साइंस ऑफ वेल्थ पे फोकस किया था। ठीक है, इन्होंने फोकस किया था कि हम वेल्थ को एक्यूमुलेट कैसे करते हैं। इनकी डेफिनेशन मैंने सामने लिख दी है, आप चाहें तो उसे रीड कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। तो जो एडम स्मिथ है उनके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स क्या थी, वो इंक्वायरी थी नेचर की, और कॉज क्या है वेल्थ के एक नेशन के लिए, के ऊपर उन्होंने अपनी डेफिनेशन दी थी। इसी तरह अल्फ्रेड मार्शल हैं, उन्होंने वेलफेयर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया था। तो उन्होंने अपनी डेफिनेशन में इकोनॉमिक्स को एक स्टडी कहा था मैनकाइंड के ऊपर, उसके ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में, लाइक जैसे हम जीवन जीते हैं उसमें इकोनॉमिक्स को उन्होंने पढ़ा था। लाइक ह्यूमन जो होता है वो कैसे कमाता है, कैसे खर्च करता है, इसके ऊपर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया था। इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल
and social action which is most closely connected with the attainment and use of material requisites of well-being। तो ये जो डेफिनेशन है वो अल्फ्रेड मार्शल की थी। इन्होंने वेलफेयर पे ज़्यादा फोकस किया था, उन्होंने ह्यूमन को उसकी डेली लाइफ में पढ़ा था। लियोनल रोबिन्स की डेफिनेशन अगर हम देखें तो उनकी डेफिनेशन स्कैरसिटी के ऊपर बेस्ड थी। तो लियोनल रोबिन्स के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर मीन्स विच हैव अल्टरनेट यूजेस। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, अगर कोई एक रिसोर्स है उसको अगर हम किसी और चीज़ में यूज़ करना चाहें, मतलब एक रिसोर्स के क्या क्या अलग अलग यूज़ हो सकते हैं, उसके ऊपर उन्होंने स्टडी की थी। लाइक अगर आपके पास 10 रुपये हैं तो आप 10 रुपये से खाना खरीद सकते हैं, आप 10 रुपये से कपड़े खरीद सकते हैं, आप उस 10 रुपये से और कोई चीज़ खरीद सकते हैं। तो इन्होंने रिसोर्सेज का मल्टीपल यूज़ केस को समझा था। ठीक है, इसके 4 पिलर्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। तो उनके 4 पिलर्स थे। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, पहला इनका पिलर था कि जो ह्यूमन की जो वांट्स हैं, मतलब ह्यूमन बहुत कुछ करना चाहता है। रिसोर्सेज आर लिमिटेड, तो जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। ह्यूमन करना बहुत चाहता है, लेकिन अगर उसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो वो सब कुछ नहीं कर सकता, उसको चूज़ करना पड़ेगा रिसोर्सेज पे कि क्या करना है, क्या छोड़ना है। रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस, तो जो एक रिसोर्स है वो 10 तरीके से यूज़ हो सकता है। मैं अगेन एंड अगेन ये बात बोल रहा हूँ। देयरफॉर चॉइस इज एसेंशियल, तो इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ चॉइस। तो उन्होंने कहा था कि जो इकोनॉमिक्स है वो और कुछ नहीं है, चूज़ करने की साइंस है कि हमें जो लिमिटेड रिसोर्स हैं वो कैसे यूज़ करने हैं। अगला है हमारा इकोनॉमिक्स का स्कोप। इकोनॉमिक्स का स्कोप जो है वो कहाँ कहाँ तक जाता है उसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। इकोनॉमिक्स के अंदर हम डील करते हैं कंजम्पशन, ये हमारी अगला चैप्टर इसी के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंजम्पशन के ऊपर और बात करेंगे। प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, फिर ग्रोथ, वेलफेयर एंड डेवलपमेंट। तो ह्यूमन की ग्रोथ में, वेलफेयर में, डेवलपमेंट में इकोनॉमिक्स कैसे हेल्प कर सकती है वो हम सब पढ़ते हैं। फिर इकोनॉमिक्स को हम 2 तरीके से पढ़ते हैं, एक पॉजिटिव साइंस की तरह, एक नॉर्मेटिव साइंस की तरह। तो पॉजिटिव साइंस की तरह हम कब बोलेंगे इकोनॉमिक्स को, जब जो फैक्ट्स हैं वो हम वैसे ही पढ़ें जैसे वो एक्चुअल हैं। ठीक है, जैसे कि जो हमारे लाइक कोल माइंस हैं उनका भी हम कितना यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जबकि नॉर्मेटिव साइंस क्या है, कहती है कि हमें कितना यूज़ करना चाहिए, हम कितना यूज़ कर रहे हैं उससे ज़्यादा वो फोकस करती है कितना यूज़ करना चाहिए। तो हमें जैसे ये है नेचुरल रिसोर्सेज, उसका कम से कम यूज़ करना चाहिए, और हमें जो रिसोर्सेज ऐसे हैं वो जो रीयूजेबल हैं उनका हमें ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। तो जो नॉर्मेटिव साइंस है वो हमें ये बताती है कि रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना चाहिए, और जो पॉजिटिव साइंस है उसमें हम ये पढ़ते हैं कि एज इट इज़, जैसा डेटा हमारे पास अवेलेबल है वैसा उसको स्टडी करते हैं। तो इकोनॉमिक्स को हम इन सारे फैक्टर्स के थ्रू पढ़ते हैं, कंजम्पशन के थ्रू, प्रोडक्शन के थ्रू, एक्सचेंज के थ्रू, ये सब फैक्टर हम एक एक करके पढ़ेंगे आगे। फिर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस देखते हैं, क्या डिफरेंस होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज के लेक्चर में। तो पहले हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन देखेंगे। द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द इकोनॉमी एज अ होल। तो इसमें जो इकोनॉमी है उसको हम एक लेके चलते हैं, पूरे नेशन की इकोनॉमी जो है वो हमें एक यूनिट की तरह लेंगे। फोकसिंग एंड एग्रीगेट वेरिएबल्स सच एज नेशनल इनकम, तो इसके अंदर आ जाती है हमारी नेशनल इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम सब चीज़ एज अ यूनिट देखते हैं, हम अलग अलग स्टेट्स की जीडीपी नहीं देखेंगे, हम पूरे नेशन की जीडीपी देखेंगे। ठीक है, जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम छोटी छोटी चीज़ों को देखते हैं, वो हम आगे डेफिनेशन में पढ़ेंगे जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे। इट एग्जामिन्स लार्ज स्केल इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड हाउ दे इंटरेक्ट इन द एंटायर इकोनॉमी और अक्रॉस नेशन। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एक लार्जर सेंस में बात करती है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसकी डेफिनेशन क्या कहती है, द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स सच एज कंज्यूमर्स, हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स। तो इसमें हम बात करेंगे कंज्यूमर की, एक हाउस की इकोनॉमी कैसे चलती है, एक फर्म है, मान लीजिए कोई कंपनी है, उसकी इकोनॉमी कैसे काम कर रही है,
वो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। इट फोकसेस ऑन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रिगार्डिंग रिसोर्सेज एलोकेशन, प्रोडक्शन, प्राइजेस, सप्लाई एंड डिमांड इन स्पेसिफिक मार्केट्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स लुक्स एट हाउ दीज एंटिटीज इंटरेक्ट एंड मेक चॉइसेस टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन एंड प्रॉफिट। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान करती है, जबकि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो एज अ होल एक बड़ी नेशन को देखती है, एक बड़ी इकोनॉमी को देखती है, ठीक है, एक बड़े क्षेत्र को देखती है। इन सिंपल टर्म्स मैक्रो इकोनॉमिक्स लुक्स एट द बिग पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी, वाइल माइक्रो इकोनॉमिक्स लुक्स एट द बिहेवियर एंड डिसीजंस ऑफ इंडिविजुअल एजेंट्स विद इन द इकोनॉमी। तो ये जो लास्ट वाला पैराग्राफ है उससे आप इन दोनों पैराग्राफ्स का जो है वो सारांश समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। लाइक एक आपको फैक्टर दे देंगे, पूछेंगे कि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का फैक्टर है या माइक्रो इकोनॉमिक्स का फैक्टर है। लाइक जीडीपी, तो जीडीपी जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का फैक्टर है, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में पूछ लेंगे आपसे कि अगर कोई हाउस होल्ड है उसकी इकोनॉमिक्स आप किसके अंदर पढ़ेंगे, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ेंगे। क्वेश्चन फ्रेम करने का तरीका बदल सकता है, जो सेंस है वो यही है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है जो छोटे छोटे पार्ट्स को देखती है, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो हैज़ अ होल एक पिक्चर को देखती है, बिग पिक्चर को देखती है, ठीक है। माइक्रो वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स के की डिफरेंसेस यहाँ पे मैंने फिर से लिस्ट कर दिए, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो कोर इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए हेल्प करेगा। एवरी इकोनॉमी फेसेस 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ड्यू टू स्कैरसिटी, ठीक है। जो रिसोर्सेज की स्कैरसिटी उसके कारण हम 3 प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। हमें चूज करना पड़ता है व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें चूज करना पड़ेगा कि कोई लैंड अगर हमारे पास है तो उसमें रेजिडेंशियल यूज केस होगा उसका कि कमर्शियल यूज केस होगा, ठीक है। हमें उस पर घर बनाना है या हमें ऑफिसेज बनाने हैं। हाउ टू प्रोड्यूस, अगर हमें कुछ प्रोड्यूस करना है तो उसे कैसे करना है। अगर हमारे पास लेबर ज़्यादा है तो लेबर इंटेंसिव हम इंडस्ट्रीज लगाएंगे, अगर हमारे पास लेबर कम है तो हम मशीन ओरिएंटेड लगाएंगे जिसमें कैपिटल ज़्यादा लगेगा, ठीक है। मशीन्स अगर हमें सेटअप करनी है तो हमें कैपिटल ज़्यादा चाहिए, ठीक है। और होम टू प्रोड्यूस, अब हमें अगर प्रोड्यूस करना है तो किस कंज्यूमर को ध्यान में रख के करना है। अगर हमारी इकोनॉमी में जो लोअर क्लास या लोअर मिडिल क्लास पोर्शन ज़्यादा है तो हम अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स बनाएंगे। अगर हमारे पास इकोनॉमी में लग्जरी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए कंज्यूमर है, लाइक अगर हमारे पास अपर मिडिल क्लास या रिच और अल्ट्रा रिच पीपल हैं तो हम लग्जरी प्रोडक्ट बनाएंगे, लाइक लग्जरी हाउस बनाएंगे, लग्जरी वॉचेस बनाएंगे। तो ये हमें चूज़ करना पड़ता है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो हैं वो ये 3 हैं, इसके लिए ही हम इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं। ये एक और टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, इसको आप आराम से समझिएगा। द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, पीपीएफ हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं। ये क्या है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो शो करता है पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स, ठीक है। ये 2 गुड्स के पॉसिबल कॉम्बिनेशन को शो करता है या 2 सर्विसेज के पॉसिबल कॉम्बिनेशन को शो करता है। ऑफ एन इकोनॉमी can produce when all resources are fully and efficiently utilized। तो इसमें हम एज्यूम करेंगे कि जो रिसोर्सेज हैं वो फुली यूटिलाइज हैं और इफिशिएंटली यूटिलाइज हैं। इसका ग्राफ होता है वो हम आगे देखेंगे। गिवन करंट टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज कंस्टेंट, तो जो हमारे पास रिसोर्सेज के कंस्टेंट है वो हम इसमें ध्यान में रखेंगे, और जो हमारे पास करंट टेक्नोलॉजी उसको हम ध्यान में रखेंगे। इट इलिस्ट्रेट्स इंपोर्टेंट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट सच एज स्कैरसिटी, ट्रेड ऑफ्स, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड एफिशिएंसी। ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमें निकाल के देता है, लाइक स्कैरसिटी, ट्रेड ऑफ एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पीपीएफ शोज ट्रेड ऑफ्स इन प्रोडक्शन विथ लिमिटेड रिसोर्सेज। तो जो पॉइंट हैं कर्व्स पे वो क्या डिनोट करते हैं, ये नीचे दिया गया है। पॉइंट्स ऑन कर्व, अगर कर्व के ऊपर पॉइंट है तो एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज है, अगर कर्व के अंदर पॉइंट है तो अंडर यूटिलाइजेशन है, और आउटसाइड अगर पॉइंट है तो वो अनअटेनेबल विद करंट रिसोर्सेज, मतलब अगर उसको हम अभी अचीव नहीं कर सकते हमारे पास जो रिसोर्स है उसके थ्रू।
एक एग्जांपल है पीपीएफ का कि जो लैंड है वो हाउसिंग के लिए यूज़ करें या इंडस्ट्री के लिए यूज़ करें। अगर हम इंडस्ट्री के लिए यूज़ करेंगे तो हाउसिंग के लिए कम पड़ेगा, हाउसिंग के लिए यूज़ करेंगे तो इंडस्ट्री के लिए यूज़ करेंगे, इंडस्ट्री के लिए कम पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों के ट्रेड ऑफ जो है वो पीपीएफ को शो करता है। एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है, ये नीचे जो ग्राफ है वो आपको पीपीएफ शो कर रहा है। यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स दिए हैं, बटर और गन्स। तो जब हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्स हैं, अगर हमने उसे बटर प्रोड्यूस करने में लगाया तो हम गन्स जो है वो कम प्रोड्यूस कर पाएंगे। अगर गन्स प्रोड्यूस करने में ज़्यादा लगा दिया तो बटर हम कम यूज़ कर पाएंगे। तो जो पॉइंट्स हैं A B C D E F, जब इनको हम ज्वाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक पीपीएफ ग्राफ मिलता है। इसी ग्राफ को बोलते हैं हम पीपीएफ। ठीक है, इसमें ऊपर जो टेबल दी हुई है ये अल्टरनेट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ को शो करती है। जैसे ये पॉइंट A है, यहाँ पे हम बटर को क्या कर रहे हैं, हम बटर को 0 प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बटर प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, पर हम 100% गन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको थ्रू। तो जब हम गन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो गन्स जो है 15 गन्स प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। जब दूसरी पॉसिबिलिटी देख रहे हैं कि पॉइंट बी पर हमने 1 मिलियन जो पाउंड है, 1 मिलियन पाउंड बटर प्रोड्यूस किया, पर उसके कारण हमें 14,000 गन्स ही बना पाए हैं, क्योंकि हमने जो कुछ रिसोर्स हैं वो बटर बनाने में लगा दिए। फिर पॉइंट जब सी आया हमारे पास, ये अगली पॉसिबिलिटी है, इसमें हमने 2 मिलियन पाउंड जो है बटर प्रोड्यूस किया, लेकिन हम जब गन्स प्रोड्यूस करने जाए तो हम 12 ही गन्स प्रोड्यूस कर पाए। इसी तरीके से जैसे जैसे हम बटर का प्रोडक्शन बढ़ाते गए तो गन्स का प्रोडक्शन घटता गया, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स जो थे वो लिमिटेड थे, रिसोर्स का हमारे पास कंस्टेंट था। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का ग्राफ है। इसमें जो पॉइंट्स जो हमें ध्यान रखने हैं वो ये वाले पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये वाले पॉइंट्स जो हैं वो ये पॉइंट जो है कर्व के ऊपर है, तो एफिशिएंट यूज़ है रिसोर्सेज का। ये वाले ABCD, ये वाले जो पॉइंट्स हैं ABCD जो है एफिशिएंट यूजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो इनसाइड कर्व है, जो पॉइंट के अंदर है यू पॉइंट हमें जो है डिनोट कर रहा है कि अंडर यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का आपने किया है। और आउटसाइड कर्व मतलब जो ये बाहर जो कर्व के पॉइंट है वो हमें ये दिखा रहा है कि हम जो प्रोडक्शन अटेन करना चाह रहे हैं वो हम कर नहीं सकते करंट रिसोर्सेज के थ्रू। ठीक है, तो ये पीपीएफ का ग्राफ है, तो आपको पढ़ना। इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर वैल्यूएशन, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो वैल्यूएशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। पहला है एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट। तो अगर हमें हमारे पास गुड है या सर्विस है, उसको हम एक्सचेंज करके उसकी जगह पर हम और क्या ले सकते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट होता है। ये जैसे हमारे पास मान लीजिए 2 लैंड अवेलेबल हैं और हमें दोनों ही लैंड मान लीजिए 10 लाख में मिल रहे हैं, तो हमें 10 लाख के एक्सचेंज में कौन सा लैंड लेना है। ठीक है, तो ये वैल्यूएशन में यूज़ होता है, क्योंकि जब हमें वो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ कंपेयर करनी होती हैं तब हमको ये कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। फिर स्कैरसिटी में क्या है कि अगर लैंड अवेलेबल नहीं है, ठीक है, मैं लैंड का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम वैल्यूएशन के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, बट इकोनॉमिक्स में आप स्कैरसिटी को और भी चीज़ों से रिलेट कर सकते हैं। स्कैरसिटी जो है वो जो है वैल्यू बढ़ाती है। लाइक लैंड तो लिमिटेड है, अगर जो कमर्शियल स्पेस है उसमें लाइक कोई आपका सेंट्रल जोन है किसी सिटी का, उसमें लैंड जो है वो कम मिल रहा है तो वो महंगा मिलेगा। तो स्कैरसिटी जो है वो एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर लैंड हमारे पास बहुत ज़्यादा अवेलेबल है तो जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो चॉइस का है। तो चॉइस में अगर आपके पास कोई बिल्डिंग है मान लीजिए जो कि अच्छी जगह पे लोकेटेड है, कमर्शियल स्पेस में लोकेटेड है, तो उसमें आपको डिसीजन लेना रहेगा कि आपको इस बिल्डिंग को है जो रेंट करना है वो किस पर्पस के लिए करना है। तो आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो इसका लैंड यूज़ जो है वो डिसाइड करेगा। और हम जब वैल्यूएशन करते हैं तो हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज़ केस की बात आती है कि जब हम वैल्यूएशन हम करेंगे तो हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज़ के ध्यान में रखते हुए करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया चॉइस का। अगला है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लाइक अगर हमारे पास कोई कम सम अमाउंट है, कोई मनी है, तो उसका हम क्या अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते थे। ठीक है, तो वो होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लाइक अगर हम एक जगह अपना मनी डाल रहे हैं तो उसके बाद में हम क्या छोड़ रहे हैं, तो ये होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसके बारे में और भी हम आगे पढ़ेंगे
ठीक है, ये की कॉन्सेप्ट्स हैं वैल्यूएशन में जो यूज़ होते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाया था, ये क्वेश्चंस आप आराम से आंसर कर पाएंगे। ठीक है, इसमें जो फादर ऑफ इकोनॉमिक है वो आपके कौन है आपको बताना है। पहला वाला जो क्वेश्चन है उसमें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, तो आप बताइए कौन है। तो जो आपके फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं वो है एडम स्मिथ, तो ऑप्शन बी सही है। फिर दूसरा जो क्वेश्चन है रॉबिन्स डेफिनेशन जो है इकोनॉमिक वो किस पे ज़्यादा फोकस करती है। तो मैंने आपको बोला था कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो डेफिनेशंस हैं वो किस पे फोकस्ड है। तो रॉबिन की जो डेफिनेशन थी, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, रॉबिन की जो डेफिनेशन थी वो किस पे, साइंस ऑफ स्कैरसिटी एंड चॉइस, फोकस किस पे है, लिमिटेड मीन्स एंड अनलिमिटेड वांट्स पे। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, स्कैरसिटी एंड वांट, स्कैरसिटी एंड चॉइस, नंबर सी। ठीक है, यहाँ पे नंबर 3 क्वेश्चन जो है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीज एग्रीगेट्स लाइक जीडीपी एंड इन्फ्लेशन। तो जो इन्फ्लेशन है और जो जीडीपी है वो किस में पढ़ते हैं, जिसमें लार्जर बिग पिक्चर देखते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इसका आंसर, बी इसका आंसर रहेगा। द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इलस्ट्रेट, क्या करती है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ये मैंने डेफिनेशन में दिया हुआ है। ये ट्रेड ऑफ्स एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को दिखाती है। ये आप देखेंगे अगर यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आप देखेंगे ट्रेड ऑफ्स एंड अपॉर्चुनिटी को पीपीएफ प्रेजेंट करता है। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन हम और भी जो है वो देखेंगे। अभी हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे। थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं और भी जो लेक्चर्स है वो बना पाऊँ, क्योंकि टाइम बहुत कम मिल पाता है। बट मेरे पास काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि आपको एक मैं कंटेंट दे पाऊँ, क्योंकि आजकल लोग जो है कंटेंट अच्छा दे नहीं पा रहे हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे मैंने लेक्चर्स देखे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ व्यूज़ के लिए कुछ भी लोगों को डाल के दे रहे हैं। थैंक यू, आई होप आपको लेक्चर पसंद आया। प्लीज़ कमेंट्स में फीडबैक दीजिए। थैंक यू।